तो कल हमने देखा कि किस तरह से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है पहले तो, और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी डिस्पर्शन कैसे होता है, यानी किस तरह से वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है उसके 7 कंपोनेंट्स में। ठीक है ना। तो ये बातें तो हमने देख ली। हमने कहा कि प्रिज्म कैसे इस तरह से एक बीम ऑफ वाइट लाइट जब उसमें से पास हो रही है या वाइट लाइट इसमें से जब पास हो रही है तो उसके 7 कंपोनेंट्स में उन सबको अलग अलग एंगल पे बेंड कर देता है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग हमको दिख रही है वायलेट की, सबसे कम बेंडिंग हमें दिख रही है रेड की। ठीक है। और न्यूटन के एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप है जिसमें हमको सर आइजैक न्यूटन ने दिखाया कि किस तरह से इनका जो इनके सामने अगर एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया जाए तो वापस इन रेज को ये इकट्ठा करके वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। न्यूटन सजेस्टेड दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स एंड ही प्रूव्ड इट विद दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 प्रिज्म्स इन्वर्टेड टू ईच अदर। अब आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन की। आज हम देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन बाय अ स्फेरिकल प्रिज्म। बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आफ्टर रेन फ्लोट करती रहती हैं एयर में, जो इतनी छोटी और इतनी लाइट हैं कि वो नीचे तक पहुंच नहीं पाती, वो फ्लोट करती रहती है हवा में। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम रेनबो देखते हैं तो रेनबो हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन होता है। अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारे बैक साइड पे सन होगा। तो किस तरह से रे ऑफ लाइट किसी ड्रॉपलेट में एंटर करती है? देयर आर मल्टीपल अनकाउंटेबल ड्रॉपलेट्स, उनमें से किसी एक ड्रॉपलेट में किस तरह से ये चेंज होता है, किस तरह से रे ऑफ लाइट उसमें वाइट लाइट एंटर करती है। एंड सिंस इट इज बिहेविंग लाइक अ स्फेरिकल प्रिज्म, तो इसके अंदर भी डिस्पर्शन होगा, वाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। और उसके बाद एक नया फिनोमेना जिसको हमने पहले कभी नहीं सीखा, लेकिन ये अब हम सीखते हैं इस चैप्टर में जब हम रेनबो सीखते हैं, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सब टेक्निकल बातें याद करेंगे। क्या हमने सीखा था तो समझो, हमने ये बनाया एक ड्रॉपलेट, ये हमारा एक वाटर का ड्रॉपलेट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं, है ना। और इसमें एक रे ऑफ लाइट आ रही है। हाँ, एक्चुअली वाइट लाइट है, लेकिन अब वाइट लाइट तो यहाँ पे वाइट पर वाइट तो बनेगा नहीं, तो हमने एक इसको यार वाइट लाइट समझे कि वाइट लाइट आ रही है। तो वाइट लाइट अंदर आकर के और बेंड होगी। सबसे पहले बेंडिंग होगी रेड की, जो सबसे कम बेंडिंग होगी, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वायलेट की। बाकी सब इन दोनों के बीच में। तो हमने केवल दो ही कलर्स दिखाए हैं डिस्पर्स होते हुए। क्या हो गया यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज डिस्पर्शन। यहाँ पे हम ये बात समझें कि एक ड्रॉपलेट है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ही मीडियम है, दैट इज वाटर। पानी भरा हुआ है ना, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट है। तो और इसकी भी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन जैसा ग्लास में होता था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। मतलब इस सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर ऑफ लाइट वुड बी डिफरेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सबकी स्पीड्स अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगी। तो जब ये अलग अलग वेवलेंथ होंगी तो ये अलग अलग एंगल पे बेंड करेंगे। सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो वायलेट की है, तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग इसकी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्क इसकी स्पीड पे पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रॉम दिस सरफेस, इस ड्रॉपलेट की इस सरफेस से ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाती है मतलब इस तरह से वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों को मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा रहा हूँ। ऐसा
ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी हम देखते हैं। तो ये जो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये वापस क्यों चला गया हम ये समझते हैं। रिफ्लेक्शन क्यों हुआ है, इसको क्या बोल रहे हो, TIR, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसे एक प्लेन सरफेस पे समझो कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर कोई रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है। अब हम ऐसे देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यूं आई, हम ये मानते हैं कि ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है, या इसको डेंसर मान लो, समझो ग्लास से एयर में जा रही है तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। हाँ, समझो हमारी ग्लास लैब है, वहां से एक रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये बेंडिंग इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस से, पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था, अभी मैंने बढ़ा दिया थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, तो ये भी इस तरह से बेंड होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और भी मैं ऐसे करूँगा तो ये और थोड़ा करीब चला जाएगा सरफेस ऑफ इंटरफेस की, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस ऑफ इंटरफेस के करीब हो जाएगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है सेम प्रोपोर्शन में, और रिफ्रैक्टेड रे एंगल जो सरफेस ऑफ इंटरफेस होता है उसके पास जाती जाती है। एक ऐसा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अलोंग द सरफेस ऑफ इंटरफेस जाने लग जाएगी, अंदर नहीं जाएगी ना। अलोंग द सरफेस ऑफ इंटरफेस मतलब इसको हमने बनाया सरफेस ऑफ इंटरफेस, तो यहाँ जाएगी, दूसरे मीडियम में जाने के बजाय इसके अलोंग चलने लग जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बड़ा एंगल अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बजाय रिफ्रैक्ट होने के। हाँ, क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल्स में तो ये होती है रिफ्रैक्ट, दूसरे मीडियम में जाती है और बेंड होती है, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल पर कोई रे ऑफ लाइट जाकर के सरफेस ऑफ इंटरफेस पे टकराएगी तो रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सरफेस ऑफ इंटरफेस ही चलने लग जाएगा। अब ये क्रिटिकल एंगल हो गया, इससे बड़ा अब आप एंगल बनाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनटू द सेम मीडियम इन विच फ्रॉम विच इट वाज कमिंग। तो इसलिए हम इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी मीडियम में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये प्लेन सरफेस पे हुआ था, अगर ये सरफेस थोड़ा सा कर्व्ड होता, घुमा हुआ होता ऐसे, तो ऐसे केस में ये एंगल जो है ये और भी आसानी से बनता, TIR जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और भी आसानी से हो जाता, क्योंकि क्रिटिकल एंगल किसी प्लेन सरफेस पे बनाने के लिए हमको बहुत ही करीब से एक इंसिडेंट रे भेजनी पड़ती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन जब कोई कर्व सरफेस होती है जैसे कि इस ड्रॉपलेट की इनर सरफेस है, तो वो ऐसी सरफेस है कि उस पर बड़ी आसानी के साथ में क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है, और जब ये बनता है तब रे ऑफ लाइट बेंड होती है इस तरह से।
तो ये अंदर आ गई है, ये भी ऐसे आ गई, ये दोनों यूं जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। हाँ, तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली होगा रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन। ये तीन फिनोमेना जो होंगे, इन तीनों से कोई एक स्पेक्टेटर डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो देखता है। हालांकि ये जो देख रहा है, जो कलर्स इसको दिखाई पड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रॉपलेट में बनाए हैं सारे। देयर आर मल्टीपल ड्रॉपलेट्स। तो वो जब ऊपर देखता है तो उसको अलग अलग एंगल से आने वाले अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत सारी अलग अलग ड्रॉपलेट्स ने बनाए हैं। ठीक है ना। ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो बाहर जा रही है, मल्टीपल रेज ऑफ लाइट जो मल्टीपल कलर्स जो इसमें से निकल के बाहर जा रहे हैं, वो जब अर्थ पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे अलग अलग जगह पर पहुंच पाएंगे, है ना। उनके बीच में गैप बड़ा होगा। ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल जो है उसको किसी एक ड्रॉपलेट से शायद कोई एक ही कलर दिखाई देगा, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स है, बैक टू बैक खूब सारी ड्रॉपलेट्स फैली हुई हैं। तो जो स्पेक्टेटर देख रहा होता है उसको कोई एक कलर जो होता है वो किसी एक एंगल से अलग अलग ड्रॉपलेट से होता हुआ उसकी आई तक पहुंचता है, दूसरा किसी और से पहुंचता है, और ऐसे उसको एक रेनबो दिखाई पड़ता है। हमारी बुक में हम रेनबो फॉर्मेशन जब देखते हैं तो वो हमको यहाँ पे भी इसी तरह की चीजें बनाई हुई है। रेनबो इस तरह का हमको दिखाई देता है। ठीक है। इसमें रेड कलर हमको ऊपर दिख रहा है, वायलेट हमको नीचे दिख रहा है। लेकिन रेड और वायलेट यहाँ पे हमने जो ऊपर नीचे दिखाया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रेड ये वाला ही है और वायलेट भी यही वाला है। रेड कोई और ड्रॉपलेट कंट्रीब्यूट करेगी, वायलेट कोई और ड्रॉपलेट कंट्रीब्यूट करेगी, और उन दोनों के बीच के जितने भी कलर्स हैं, बाकी के पांचों कलर्स, वो सब बीच वाली रेस इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी कि हमको हर एंगल पे कलर्स दिखाई देंगे। हाँ, रेनबो को एक पॉइंट थोड़ी है। रेनबो तो आपको पूरा अलॉन्ग द होराइजन, आप ऊपर की तरफ देखते हो थोड़ा सा तो आपको दिखता है कि ये पूरा फैला हुआ रेनबो है। तो ये रेनबो आपको दिख रहा है, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये चीज आपको याद रखनी है, कंसेप्ट समझना है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन। पहले तो डिस्पर्शन हुआ, फिर TIR हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई, है ना। तो यहाँ पे ये दो रीजन बताते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तीन पूछे तो रिफ्रैक्शन भी आप लिख देना, लेकिन दो ही पूछे तो रिफ्रैक्शन नहीं लिखना है, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है। लिखना तो आपको तो चलो MCQ मिलने वाला है, तो आपको ऑप्शंस चूज करना पड़ेंगे। तो आपको ऑप्शन चूज करना है वो जिसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा हुआ हो। ठीक है। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain। अगर वाटर फाउंटेन के थ्रू हम देखेंगे, सन हमारे पीछे होना चाहिए। If sun is behind us and we are watching through a waterfall or we are watching through a fountain, then we can see, क्योंकि वहाँ पे भी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का डिस्पर्शन एंड सब्सिक्वेंटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और हमारी आईज में डिफरेंट कलर्स पहुँचेंगे, तो हमको ऐसा दिखेगा कि यहाँ भी रेनबो है। आई होप आपने कभी ऐसा
एक्सपेरिमेंट किया हो, आपने देखा हो। नहीं देखा तो किसी भी ऐसी जगह चले जाए आपके सिटी में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई फाउंटेन ज़रूर होगा। तो दिन के टाइम में कभी भी चले जाए जब सन इज एट योर बैक और उसको वाटर की तरफ आपका फेस हो, सन आपके बैक में हो, आप उसको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा एंगल आगे पीछे चल के चेंज करेंगे, तो यू विल गेट द ग्लिम्पसेस ऑफ रेनबो आउट देयर। इसके लिए हमेशा बारिश होने की ज़रूरत नहीं है। तो रेनबो फॉर्मेशन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का केवल एक ही एग्जाम्पल है, वहाँ पे हम डिस्पर्शन जब हम लैब में कर रहे हैं तो डिस्पर्शन हम दिखा रहे हैं बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पर जो प्रिज्म है वो स्फेरिकल प्रिज्म है, वो एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है जो कि एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रही है। क्योंकि रेन के बाद ये ज़्यादा होती हैं इसलिए रेनबो जैसा फिनोमेना हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आई होप आपको ठीक से समझ में ये कंसेप्ट आ गया होगा। दूसरी बात हम करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत ध्यान से आप ये समझ लें कि जब भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात होती है तो कभी भी किसी भी तरह का कलर का जिक्र नहीं होता है। ठीक है ना, कलर का जिक्र स्कैटरिंग में होगा और या तो फिर यहाँ पर जो हमने देखा रेनबो फॉर्मेशन में वहाँ पे होगा। कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ठीक है, तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख रहे हो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से हमें पता चल रहा है कि रिफ्रैक्शन तो बेंडिंग ऑफ लाइट है एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। एटमॉस्फेयर इज अ मीडियम, लेकिन कैसा मीडियम है जिसकी कोई फिक्स्ड ऑप्टिकल डेंसिटी हम नहीं बता सकते। एयर की बता सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम कहते हैं कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होते रहती है। उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी। वेरिएबल मतलब कि बार बार वेरी करे, बार बार चेंज हो जाए। तो वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी वाला जो मीडियम होता है उस मीडियम में रिफ्रैक्शन जो होता है, बेंडिंग होती है, वो मल्टीपल टाइम्स हो सकती है और उस वजह से हमको डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं। हमारी बुक की लैंग्वेज कई बार हमें कंफ्यूज करती है, इसलिए हम थोड़ा सा आपकी बुक की लैंग्वेज को करेक्ट करते चलेंगे, देखते चलेंगे। आपको इसमें से पढ़ना है तो देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. आग जल रही है, समझो सड़क के किनारे कचरा जल रहा है और दीवार पे कोई एडवर्टीजमेंट है। वो दीवार पे एडवर्टीजमेंट जो दिख रहा है वो हिलता हुआ दिख रहा है आपको, वेवरिंग और फ्लिकरिंग। The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, that is less dense, और more importantly उसकी kinetic energy ज़्यादा है than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of refracting medium और air are not stationary, मतलब बार बार चेंज हो रही है, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. apparent position उसका ऐसा लगता है, apparently मतलब ऐसे हमें उसका जो पोजीशन ऐसा लगता है कि बार बार चेंज हो रहा है। This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. Refraction of light by the Earth's atmosphere on a small scale in a local environment. ये चीज़ जो है इसको आप यूँ समझे कि हमारी जो आई है, आप अगर हमारे आई का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का है। हम इस तरह का एक आई बॉल बनाते हैं ना, यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व निकलने की जगह है, इधर हम कहते हैं हमारी आई लैशेस हैं, यहाँ पे सामने हमारा कॉर्निया है, इधर आइरिस है, आइरिस के बीच में प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे लेंस है, लेंस सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है, और ये स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा है,
जो कि हमारी आई बॉल के साथ साथ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ही फोटो सेंसिटिव सेल्स भी होती हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सामने, हम बात कर रहे हैं वेवरिंग और फ्लिकरिंग की, हमारे सामने अगर इस तरह से कुछ चेंज हो रहा है, बार बार आग जल रही है, आग जल रही है, तो आग जल रही है तो उसके ऊपर स्मोक जो है वो इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर ना। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी स्लाइटली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गर्म हवा है। वो बात ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ऑप्टिकल डेंसिटी जो भी हो जाए उसकी, इम्पॉर्टेंट ये है कि दिस बिकम्स अ डायनामिक मीडियम, अ मीडियम विच वेरी फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, या इसकी डेंसिटी बार बार बदल रही है। तो इसके थ्रू होकर के जो रे ऑफ लाइट आएगी वो मल्टीपल टाइम्स अपना एंगल बदलेगी, बार बार अपना एंगल बदलेगी। एंड दिस लाइट, जो भी लाइट आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू एन इमेज फॉर्म्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अ रेटिना विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस। हमारे आई लेंस ने उसकी इमेज जो बना दी है रेटिना के ऊपर, वो इमेज बार बार अपनी पोजीशन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज करता है कि वो हमको वेवर करता हुआ या फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देता है। हमारा ब्रेन ऐसा एनालाइज नहीं कर पाता कि वो बेसिकली उसकी इमेज की पोजीशन बदल रही है। वो देखता है कि वो ऑब्जेक्ट ही हिल रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो एनालाइज उसी इमेज को करेगा जो इमेज रेटिना पे बनेगी। रेटिना से जुड़ी हुई फोटो सेंसिटिव सेल्स जो भी इमेज बनती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व्स को दे देते हैं, और ऑप्टिक नर्व्स इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को दे देता है। तो जो देखने का काम है वो ब्रेन का है, बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस और द रेटिना। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इसी तरह की बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के केस में। हम कहते हैं कि स्टार्स जो ट्विंकल करता है, the twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal की तरफ बेंड कर देगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जैसा कि हमको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो इसकी एपरेंट पोजीशन स्लाइटली अबव, स्लाइटली एलिवेटेड दिखाई देगी। दिस इज स्लाइटली अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो स्टार की जो पोजीशन है जो हमें दिखाई देती है, वो जिस तरफ से रे ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करी है उसके सीधे में ही दिखाई देती है। उसको ऐसे देखने का हमारी आई में कोई सिस्टम है ही नहीं। तो जब ऐसा होता है तो हमको स्टार स्लाइटली अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन दिखता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर और अबव दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन viewed near the horizon. Further, this apparent position of star is not stationary. अभी पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज वाज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज दिस कि वो बहुत दूर है, दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स जो है वो पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates and the amount of, अब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा apparent position of the star fluctuates, इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार साइड में रख लो आप और इसे देखो कि starlight, amount of starlight entering the eye
flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. है ना? तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में दो बातें मिक्स हो गई हैं, इसका आप ध्यान रखें। आप इसका कंसेप्ट ये समझें कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है उससे एक सिंगल रे ऑफ लाइट कमिंग आउट और वो कंट्रीब्यूट कर रही है टू द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द स्टार ऑन द रेटिना। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अमाउंट ऑफ लाइट which enters into the eye and reaches the retina, reaches the image, contributes to the brightness of the image, keeps on changing. जब कम लाइट पहुंचती है उस इमेज तक तो उस इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाता है, और जब ज़्यादा लाइट पहुंचती है तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो ब्राइटनेस का बार बार बढ़ना और कम होना इज एक्चुअली कॉल्ड ट्विंकलिंग। हाँ, इट इज़ नॉट चेंजिंग पोजीशन, जैसा कि पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा था। दो स्टेटमेंट थोड़े से मिक्स हो गए आपस में। फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना, वो तो वेवरिंग और फ्लिकरिंग था। हाँ, ब्राइटनेस का चेंज होना, बाद में बात जो लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। इसी चीज़ को ध्यान रखें कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लाइट चेंजेस। हाँ, द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड एट सम अदर टाइम फेंटर, व्हिच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट। हाँ, बट प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। क्यों? बिकॉज प्लैनेट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट, एक्सटेंडेड सोर्सेज मतलब कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट, the total variation of the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to 0। तो वेरिएशन नहीं होगा अमाउंट ऑफ लाइट में, क्योंकि जो लाइट प्लैनेट से आ रही है और प्लैनेट की जो इमेज हमारे रेटिना पे बनी हुई है उस इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है, वो एवरेज लाइट कभी चेंज नहीं होती। हाँ, यानी कि that light is contributed by various point size sources which are collectively present on the planet surface। तो उन सब से आने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो किसी एक रे का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो किसी दूसरे का ज़्यादा हो जाएगा। एवरेज जो होगा वो सेम रहेगा, एंड दिस एवरेज ब्राइटनेस नेवर चेंजेस। दैट इज व्हाई वी नेवर सी प्लैनेट्स टू बी ट्विंकलिंग। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। हाँ, नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। फिर ये कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें हम एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट की बात करते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि जब सनराइज समझो कि ये वो है ईस्ट डायरेक्शन है, सनराइज होने वाला है, तो व्हेन द सन इज स्टिल बिलो द होराइजन, इसमें से आने वाली रे ऑफ लाइट इस तरह से बेंड होगी कि जो एक्सपेक्टेटर है, ऑब्जर्वर है, उसको इसकी पोजीशन स्लाइटली अबव द होराइजन दिखाई देगी। दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, दिस इज अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, एंड दिस अपरेंट पोजीशन when we start watching the sun rising, that means this is its apparent position, and the actual position of the sun will be visible to us above the horizon after 2 minutes of its first time we have seen। उसके बाद में 2 मिनट लगता है। तो actual and apparent position of the sun with respect to the horizon हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। The time difference between actual sunset या sunrise और apparent sunset or sunrise is about 2 minutes। The apparent flattening of the sun's disk and at sunrise and sunset is also due to same phenomena। क्या कहते हैं, है ना, ये हमको समझाया नहीं है तो इसलिए हम बता देते हैं इसको कि इसकी डिस्क का फ्लैटनिंग मतलब कि समझो सन ऐसा है, समझो सन ऐसा है, स्फेरिकल मान लेते हैं उसको, तो वो थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देता है। हाँ, स्लाइट फ्लैटनिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सन का ऊपर वाला जो पोर्शन है, सन के दो अलग अलग वो हो गए। जब हमको सन का ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देने लगता है तब नीचे वाला पोर्शन भी उसी समय दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि वो अपरेंट पोजीशन उसकी होती है।
ऊपर वाले की तो एक्चुअल पोजीशन हम देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है इस स्फीयर का या सन का, वो हमको स्लाइटली अबव दिखने लगता है। तो जितना स्फेरिकल दिखना चाहिए उससे थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। समझो आपको कोई चीज़ ऊपर वाली दिख रही है और नीचे वाली भी उसी समय ऐसे दिखने लग जाए ऊपर आकर के, तो फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क इज द फिनोमेना वी कॉल इट। तो सन थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा चपटा दिखता है एट द टाइम ऑफ एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट। हाँ, इसको भी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से समझ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के केस में और चाहे जो हो जाए कभी भी कलर नहीं होता, ये बात हम पहले कर चुके हैं। दूसरी बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जितने भी केसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशंस की बात होती है। हाँ, इस चीज़ से केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझाया जा सकता है। स्कैटरिंग के बारे में बात होगी तो सारी बातें कलर रिलेटेड होगी। यहाँ जो बात हो रही है उसमें कलर का कोई जिक्र नहीं है, केवल एपरेंट पोजीशंस का जिक्र है, चाहे वो स्टार का हो, चाहे वो सन का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो। ठीक है, तो जो इस बात को हम समराइज यूँ कर सकते हैं कि जो सन जो भी मतलब हम डे टाइम में जो भी रे ऑफ लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर की वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्ट होती है। और जो भी फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। दे ऑल आर apparent positions, maybe of a star, maybe of sun. Sun is also a star but it is closer to us, तो अलग तरह से पढ़ा जाएगा। apparent sun मतलब अर्ली या एडवांस सनसेट, सनराइज और डिलेड सनसेट, ये भी एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हैं। apparent flattening of the sun's disk, that is also atmospheric refraction. Apparent position of star in the night sky, that is also atmospheric refraction. Twinkling of star, non-twinkling of planet, and wavering or flickering of an object placed behind a fire. These all phenomena can be explained with the help of atmospheric refraction. ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो you can call me or you can WhatsApp me your question. Thank you.